हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हृदय की क्रिया विधि के बारे में देखेंगे। ओके। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि लास्ट के वीडियो में मैंने हृदय की संरचना के बारे में बताया था। ठीक है। और अभी तक हम लोग बायो क्लास 10th के 2 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं और हमारा थर्ड चैप्टर जो कि परिवहन नाम से है वो अभी चल रहा है। और इसमें हम लोग लगभग आधा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने पीछे के वीडियोस को नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले आप उनको देखें। और अगर आपको वो चीज़ें पहले से आती है तो आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हृदय की संरचना क्या होती है। ठीक है। ये फिगर मैंने समझाया था कि हृदय की संरचना क्या होती है, हृदय वेश्म क्या कहलाते हैं, आलिंद क्या होता है, नीलय क्या होता है, और ये सारी चीजें कैसे संरचित रहती हैं हमारे मनुष्य के अंदर। ओके। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है। और जो क्वेश्चन है मैंने बोला था कि ये संरचना 5 मार्क्स का आ जाता है अक्सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिर्फ संरचना 5 मार्क्स का आएगा विथ फिगर, या फिर कभी आ जाएगा 5 मार्क्स की क्रिया विधि अकेले। ठीक है, सिर्फ क्रिया विधि आएगा और 5 मार्क्स का आएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि दोनों मिक्स करके आ जाएगा क्वेश्चन कि हृदय की संरचना का वर्णन करे, साथ ही उसकी क्रिया विधि का भी वर्णन करे। तो वहां पर हमें ध्यान देना होता है कि हम इतना आंसर को इतना ज़्यादा लंबा न करके उसको शॉर्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, कि मतलब कि संरचना को शॉर्ट में लिखेंगे, उसके बाद क्रिया विधि को थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, तो वो फाइनली हमारा जो टोटल आंसर है वो एक दीर्घ उत्तरीय आंसर जैसा बन जाएगा। ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं हृदय की क्रिया विधि से। तो आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हृदय जो है वो एक तिकोना संरचना की टाइप का होता है। ठीक है। तिकोना होता है जिसमें कि 2 आलिंद और 2 नीलय होते हैं। ठीक है, ऊपर में आलिंद होते हैं, आलिंद को मैं अ से लिखती हूँ, नीलय को न से लिखती हूँ। इधर दाया आलिंद होता है, इधर बाया आलिंद होता है। ठीक है। तो 2 आलिंद और 2 नीलय हो गए। ओके। अब हृदय काम क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? तो हृदय हमारे शरीर के अंदर एक सप्लायर का काम करता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए। हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है वो प्योरीफाई होता है हमारे फेफड़े के अंदर। ओके। और फेफड़े तक रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है हृदय। और फिर फेफड़े में जब रक्त शुद्ध हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है, तो उसके बाद वहां से वापस लाने का काम भी करता है हृदय। ठीक है, हृदय वहां से वापस लाकर पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम हृदय का होता है। ओके। तो चलिए फिर देखते हैं कि हृदय में कैसे ये चीजें होती हैं। तो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त जो है वो 2 अग्र महाशिराओं तथा एक पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है। यह है दाएं आलिंद। ठीक है। तो यहाँ पे 2 अग्र महाशिरा, ठीक है, और एक पश्च महाशिरा, मतलब समझ लीजिए टोटल 3 शिरा के द्वारा। शिरा और धमनी आप समझते हैं, अगर नहीं समझते तो आगे भी मैं बताऊंगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो शिरा है या धमनी है वो दो, आप बोल सकते हैं, रक्त परिवहन का साधन है। ठीक है, जिससे होकर रक्त सप्लाई होता है हमारे शरीर के अंदर। तो जो शिरा है वो पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है, और जो धमनी है वो हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में सप्लाई करता है। क्लियर है? मतलब कि शिरा जो है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगा और धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो मैं आगे बताऊंगी, बट अभी के लिए इतना जानिए। ठीक है। तो अशुद्ध रक्त जो है हमारे पूरे शरीर से 2 अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा, मतलब कि टोटल 3 शिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में आता है, यहाँ पर आता है। ठीक है, इस पार्ट। अब हमारा जो इधर फेफड़ा है वो क्या काम करता है? फेफड़ा में रक्त का शुद्धिकरण होता है। ठीक है। तो रक्त के शुद्धिकरण के लिए यहाँ से मान लो हृदय से रक्त गया, अशुद्ध रक्त जाएगा फेफड़े में, और फिर वहां से शुद्ध रक्त आएगा हृदय में। ठीक है। तो ये दो चीजें, दो काम होता है। तो हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय में तो आ गया। ठीक है, हृदय अभी रक्त से भरा हुआ है। एट द सेम टाइम फेफड़े से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता है। हृदय में आया तो कहाँ पर आया? आप देख सकते हैं आलिंद में आया है, और वो भी दाएं आलिंद में आया है। अभी बाएं आलिंद और नीले खाली है पूरा। तो जब ये रक्त आता है ना, शुद्ध रक्त दाएं आलिंद में, उसी टाइम पर शुद्ध रक्त फेफड़े से
बाएं अलिंद में आता है, किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है फुफ्फुस शिरा के द्वारा। फुफ्फुस शिरा मैंने बोला था जो कि शिरा जो है अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन ये फुफ्फुस शिरा ही है। फुफ्फुस शिरा जो है वो फेफड़े से शुद्ध रक्त को का परिवहन करता है। ठीक है, यहाँ से फेफड़े से शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, उसको बाएं अलिंद तक लाता है। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि ये बाएं अलिंद तक क्यों आता है, क्योंकि पहले तो अशुद्ध रक्त आया दाएं अलिंद में, ये फिर जाएगा फेफड़े में, कैसे जाएगा वो मैं बताऊंगी अभी, और फिर फेफड़े में जाके शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध होकर फिर वो रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाएं अलिंद में आएगा, और फिर इस बाएं अलिंद से पूरे शरीर में जाएगा। ओके, तो ये समझ गए कि यहाँ पे दाएं अलिंद में शुद्ध रक्त आ गया और बाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त आ गया। अब जो बायां अलिंद है वो शुद्ध रक्त से फिल्ड है, और जो दायां अलिंद है वो अशुद्ध रक्त से फिल्ड है, लेकिन नीले दोनों खाली हैं। ठीक है, ये दोनों खाली हैं। तो अब क्या होता है कि हमारे जो अलिंद होते हैं दाएं एवं बाएं अलिंद, तो ये जो पूरा ऊपर का आधा पार्ट है इसमें संकुचन होता है। ठीक है, इसमें संकुचन होता है, और उसी के साथ साथ ये जो नीचे का आधा पार्ट है, नीले वाला पार्ट है, उसमें शिथिलन होता है। संकुचन मतलब बेसिकली कि वो उसमें कंपन होगा। ठीक है, पंप करेगा हृदय ऊपर का पार्ट, और नीचे का पार्ट शिथिलन मतलब कि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो शिथिल रहेगा। क्लियर है? तो इधर वाले में डिस्टर्बेंस होगा, संकुचन होगा, और ये शिथिल रहेगा मतलब रुका रहेगा, जो कहते हो। ठीक है, और इधर वाला पार्ट में ये होगा, क्या होगा? संकुचन होगा। ओके, तो इसका फलस्वरूप क्या होता है कि जब इन दोनों पार्ट में संकुचन होगा तो इसमें प्रेशर आएगा, और इसके अंदर रक्त है, इसके अंदर शुद्ध रक्त है, इसके अंदर अशुद्ध रक्त है। तो जब प्रेशर आता है तो मैंने संरचना में बताया था कि दाएं अलिंद को दाएं नीले से एक नली के द्वारा जोड़ा जाता है, छिद्र के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसको अलिंद नीले छिद्र बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था एक छिद्र द्वारा खुलता है जिसे अलिंद नीले छिद्र बोलते हैं। ठीक है, तो बस बस इसी छिद्र के द्वारा जो ये रक्त है, इसमें अशुद्ध रक्त है, अब उस पर संकुचन हो रहा है तो उसमें प्रेशर पड़ रहा है, तो इस छिद्र के द्वारा वो अशुद्ध रक्त नीले में आ जाता है, दाएं नीले में, और जो शुद्ध रक्त है वो आ जाता है बाएं नीले में। क्लियर है? इसका फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद से दाएं नीले में तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद से बाएं नीले में आ जाता है। इस प्रकार दोनों अलिंद अब खाली हो जाते हैं। अब अशुद्ध रक्त आ गया पूरा दाएं नीले में, और शुद्ध रक्त आ गया पूरा बाएं नीले में। तो इस प्रकार जो दोनों नीले हैं वो तो फिल हो गए, बट दोनों अलिंद अब खाली हो गए। ओके, अब क्या होगा कि दोनों नीलेयों में संकुचन होगा, क्योंकि दोनों नीले फिल हो चुके हैं। मैं फिर से यहाँ पे फिगर बनाती हूँ। तो मान लो कि ये हमारा हृदय है, यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा हृदय है। तो जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ऊपर का जो पार्ट है ये तो अभी खाली हो चुका है, क्योंकि इससे रक्त आ चुका है नीले में, और नीले वाला पार्ट फिल हो चुका है। तो जैसे ही ये वाला पार्ट खाली होता है तो नीले में संकुचन होने लगता है एंड अलिंद में शिथिलन होता है। ठीक है, तो जैसे ही नीले फिल हुआ रक्त से, दाएं नीले शुद्ध रक्त से और बाएं नीले शुद्ध रक्त से, तो नीले में संकुचन होगा, और जो अलिंद है वो शिथिल पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको अभी खाली है। अब जब नीले में संकुचन होता है तो इसके फलस्वरूप अब यहाँ पे भी रक्त पे प्रेशर बनेगा, लेकिन मैंने बताया था संरचना में कि जो ये अलिंद नीले छिद्र होते हैं, ये रक्त वो अलिंद से नीले में तो आने देते हैं, बट नीले से अलिंद में नहीं जाने देते। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना भी संकुचन हो जाए, ये जो रक्त है वो वापस अलिंद में नहीं जाएगा, क्योंकि ये छिद्र अलाउ ही नहीं करेगा। तो बाकी चीजें तो, बाकी कोई रास्ता तो है नहीं वापस जाने का। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, तब ये रक्त कहाँ जाता है, अशुद्ध रक्त, और ये वाला शुद्ध रक्त, तो यहाँ से ये अशुद्ध रक्त अब जाता है फेफड़े में, और यहाँ से ही ये शुद्ध रक्त पूरे जाता है शरीर में। ठीक है, पूरे शरीर में शुद्ध रक्त अब ये चला जाएगा, और ये जो अशुद्ध रक्त है जो दाएं अलिंद में आया था पूरे शरीर से, दाएं अलिंद से दाएं नीले में चला गया, अब ये दाएं नीले से फेफड़े में जाएगा। ठीक है, तो अब नीलियों में संकुचन तथा अलिंदों में शिथिलन होता है। इसके फलस्वरूप दाएं नीले से अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में चला जाता है। क्लियर है? तो अब ये जो फेफड़े में जाएगा, लेकिन किसके द्वारा जाएगा, तो ये अशुद्ध रक्त जो है वो एक फुफ्फुस धमनी यहाँ से निकली रहती है। ठीक है, धमनी मतलब वही परिवहन का एक साधन, मैंने जो बताया शिरा और धमनी तो रक्त को परिवहन करने का साधन है। ठीक है, नस जैसा आप समझ सकते हैं।
इसी फुफ्फुस धमनी के द्वारा ये जाता है फेफड़े में, ठीक है, फेफड़े में जाएगा और वहां पे इस अशुद्ध रक्त का शुद्धिकरण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बोला कि जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में जाता है। तो मैंने जो बताया था कि जो धमनी है वो हमेशा शुद्ध रक्त का परिवहन करता है और जो सिरा है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। लेकिन यहाँ पर जो फुफ्फुस धमनी है वो आप देख रहे हैं कि अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जा रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है कि फुफ्फुस जो धमनी है, फुफ्फुस धमनी, वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाता है। और फुफ्फुस सिरा जो है उस शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लाता है, फेफड़े से यहाँ पर बाएं अलिंद में लाता है, मैंने जो बताया अभी ऊपर में। ओके, तो ये दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है। बाकी ऐसे नॉर्मल सिरा और धमनी जो है, सिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। एक्सेप्शन में फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाता है और फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त को फेफड़े से बाएं अलिंद में लाता है। क्लियर है? तो जो रक्त आया था दाएं नीले में वो तो फुफ्फुस धमनी से होते हुए फेफड़े में चला गया, अब वहां पे ये जाकर शुद्ध होगा, वो तो फेफड़ा का काम हो गया। अब जब शुद्ध होगा उसके बाद वापस से वो बाएं अलिंद में आएगा और सेम प्रोसेस होगा। लेकिन अभी बाएं नीले में जो रक्त भरा है, ठीक है, बाएं नीले में जो रक्त भरा हुआ है, दाएं नीले वाला रक्त तो चला गया फेफड़े में, लेकिन बाएं नीले में जो रक्त भरा हुआ है वो कहाँ जाता है? तो बाएं नीले में जो रक्त है वो तो शुद्ध है क्योंकि बाएं अलिंद से आया था ना। बाएं अलिंद में रक्त कहाँ से आया था? फेफड़े से, जो कि शुद्ध था। तो ये रक्त शुद्ध है तो इसको अब कहाँ सप्लाई करना है? पूरे शरीर में। तो ये जो शुद्ध रक्त है बाएं नीले का, वो रक्त जो शुद्ध रक्त है वो महाधमनी में पहुंचता है, ठीक है। महाधमनी भी एक तरह का धमनी है, बस एक नाम, जैसे महाशिरा था वैसा ही महाधमनी हो गया, ठीक है। ये सारे धमनी के टाइप्स है, जैसे फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, ठीक है। तो शुद्ध रक्त जो है वो बाएं नीले में मौजूद है, ये महाधमनी में पहुंचता है और उस महाधमनी से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इस बाएं नीले से एक धमनी निकला होता है जिसको कि महाधमनी बोलते हैं और ये धमनी आगे चलकर बहुत सारे डिफरेंट धमनियों में बट जाता है और वहां से होकर ये पूरे शरीर में रक्त चला जाता है, शुद्ध रक्त, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इस पूरे प्रोसेस को शॉर्ट में बताती हूँ कि कैसे क्या होता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हृदय होता है हमारा, ठीक है। हृदय होता है, संरचना में ऐसे बना दे रही हूँ, तिकोना होता है, ये आपको पता है, और ये ऐसा करके ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पूरे शरीर से दो अग्र महाशिरा और एक पश्च महाशिरा के द्वारा यहाँ पर रक्त आता है। कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अशुद्ध रक्त आता है और साथ में इधर अशुद्ध रक्त आता है, तब तक उससे पहले हृदय में भी कुछ रक्त शुद्ध हो रहा होगा, सॉरी फेफड़े में, ठीक है। तो फेफड़े में भी कुछ रक्त शुद्ध हो रहा होगा। तो फेफड़े से शुद्ध हुआ रक्त फुफ्फुस शिरा के द्वारा इस बाएं अलिंद में पहुंचता है। ये दायां अलिंद हो गया और ये बायां अलिंद हो गया, ठीक है। तो ये दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा के द्वारा, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है बायां अलिंद में, किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। अब ये दोनों अलिंद फिल हो जाते हैं तो संकुचन होता है और उसी टाइम शिथिलन होता है इन दोनों निलयों में, क्योंकि निलय खाली रहते हैं। जब इसमें संकुचन होता है तो जाहिर सी बात है रक्त पे प्रेशर आएगा। जब रक्त में संकुचन होगा किसी चीज में, संकुचन मतलब का, संकुचन का मतलब हुआ कि दबाव, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, ठीक है, उस टाइप का। तो इसमें प्रेशर आता है, इस अलिंद में भी रक्त भरा है और इस अलिंद में भी रक्त भरा है, दोनों में प्रेशर आता है। और आपको पता है कि यहाँ पर एक अलिंद नीले छिद्र होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। उसी छिद्र के द्वारा ये जो रक्त है वो दाएं अलिंद से दाएं नीले में और बाएं अलिंद से बाएं नीले में पहुंच जाता है, ठीक है। अब जो दायां अलिंद है, ये वाला पार्ट, इसमें जो रक्त है वो आपको अशुद्ध रक्त है, ठीक है, और इसमें जो रक्त है वो शुद्ध रक्त है। तो हमें क्या करना है? बेसिकली का शुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाना है। तो फेफड़े तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर एक फुफ्फुस धमनी होता है, ठीक है। और ये फुफ्फुस धमनी क्या करता है? इस शुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचा देता है। कब? जब इस नीले में संकुचन होना स्टार्ट होता है तो,
ठीक है। जैसे नीले फिल भर जाता है रक्त से, तो नीले में संकुचन होने लगता है और एलिन शिथिल हो जाता है। जैसे ही संकुचन होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो वो फिर रक्त जो है वो फुफ्फुस धमनी से होकर फेफड़े में चला जाता है, अशुद्ध रक्त। फेफड़े में फिर ये शुद्ध होता है, तो वापस से ये प्रोसेस तो होगा ही कि फिर वो शुद्ध रक्त आएगा वापस से बाएं आलिंद में। लेकिन जो ये बाएं नीले में शुद्ध रक्त आया है संकुचन के बाद, ये जो है वो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में सप्लाई हो जाता है। ठीक है, एक महाधमनी होता है जो आगे चलकर बहुत सारे छोटे छोटे धमनियों में डिवाइड होता है और उससे होकर ये पूरे शरीर में चला जाता है। तो बेसिकली ये होता है हृदय का काम कि अशुद्ध रक्त को लाओ और फिर उसको फेफड़े तक सप्लाई करो। फेफड़े से फिर यहाँ तक पहले अशुद्ध रक्त आया यहाँ पर, फिर ये कहाँ गया नीले में, फिर यहाँ से ये गया फेफड़े में, और फिर फेफड़े से आ गया बाएं आलिंद में, और फिर बाएं आलिंद से आ गया बाएं नीला में, और फिर बाएं नीला से होकर चला गया पूरे शरीर में। ओके, तो ये होता है रक्त शुद्धिकरण का एक स्टॉपेज बोल सकते हो या सप्लायर बोल सकते हो, क्योंकि उसका शुद्धिकरण तो फेफड़े में होता है लेकिन बीच में मीडिएटर का काम करता है हृदय। क्लियर है। अब आते हैं इसके नीचे वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है। तो बेसिकली सिस्टोल और डायस्टोल ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये टर्म है एक। तो हृदय में जो मैंने बताया कि हृदय के वेसवों में संकुचन होता है। आलिंद में जब संकुचन होता है तो नीला शिथिल रहता है, नीले में संकुचन होता है तो आलिंद शिथिल रहता है। तो जो संकुचन होता है उसी को सिस्टोल बोलते हैं, और जो शिथिलन होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, जस्ट इंग्लिश मीनिंग आप बोल सकते हैं। तो हृदय के वेसवों का संकुचन सिस्टोल तथा शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है। ठीक है, तो जब हृदय में एक बार संकुचन हो जाए और एक शिथिलन हो, एक संकुचन एक शिथिलन, मतलब कि एक बार आलिंद में संकुचन हो रहा है तो उस टाइम नीले में शिथिलन होगा, और तो आलिंद में एक संकुचन तब फिर एक शिथिलन, मतलब एक बार आलिंद संकुचित हो उसके बाद शिथिल हो, तो इस चीज को एक धड़कन बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब कि हृदय का ये जो आलिंद वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट नीले वाला पार्ट है, तो आलिंद एक बार संकुचित होगा तो उस टाइम नीले शिथिल रहेगा, फिर आलिंद जब शिथिल होगा तो नीले संकुचित होगा, तो नीले भी एक बार संकुचित हो गया और एक बार शिथिल हो गया, आलिंद भी एक बार संकुचित हो गया और एक बार शिथिल हो गया। तो इस वाले टर्म को मतलब इस इतने टाइम के बाद बोलेंगे कि एक धड़कन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये टर्म आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आता है कि रक्त परिवहन द्विगुण परिवहन क्यों कहलाता है। ओके, तो रक्त परिवहन को हम लोग द्विगुण परिवहन इसलिए कहते हैं क्योंकि रक्त के परिवहन के एक चक्कर को पूरा करने में, ठीक है, रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजारना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने बताया था कि पहले क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ। पहले क्या होता है, पहले जो रक्त है वो हृदय में आता है, उसके बाद यहाँ पर आता है, पहले दाएं आलिंद में आता है, फिर दाएं नीले में आता है और दाएं नीले से जाता है फेफड़े में। तो अशुद्ध रक्त गया, तो ये रक्त एक बार आ चुका है, अभी अशुद्ध रक्त एक बार आ चुका है हृदय में, अब फिर यहाँ से फेफड़े में गया, फिर फेफड़े से वापस हृदय में आएगा शुद्ध होकर, और फिर नीले में आएगा और फिर शरीर में जाएगा। मतलब ये रक्त जो है हृदय में कितने बार आ रहा है, 2 बार, एक बार अशुद्ध अवस्था में फिर उसके बाद शुद्ध अवस्था में। ठीक है, तो बेसिकली जो रक्त है वो परिवहन के दौरान 2 बार हृदय से होकर गुजर रहा है, इसीलिए रक्त परिवहन को द्विगुण परिवहन कहा जाता है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ सकते हैं कि रक्त परिवहन को इसमें से कौन सा परिवहन कहा जाता है, हो सकते हैं द्विगुण, 3 गुण, त्रिगुण, ऐसा करके ऑप्शन रहे तो आपको द्विगुण मारना है, या फिर लघुतई में भी आ सकते हैं 2 मार्क्स के। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। अभी मैंने बताया, तो अगर अब अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया एक बहुत फेमस डिफरेंस कि धमनी जो है शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, शिरा अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। ठीक है, तो उसी चीज को लिखा गया है कि धमनी वैसी रक्त वाहिनियां हैं जो शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की विभिन्न भागों में ले जाती है। ठीक है, तो विभिन्न भागों में ले जाती है, वो कौन सी धमनी है, वो लास्ट में हम लोग महाधमनी। ठीक है, महाधमनी जो है वो नीले से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाती है। उसके बाद ये बहुत सारे अलग अलग धमनियों में बढ़ जाती है जिससे कि वो रक्त पूरे शरीर में जाता है, लेकिन वहां से निकालने का काम कौन करता है, महाधमनी। तो ये शुद्ध रक्त का परिवहन पूरे शरीर में करती है। अपवाद में फुफ्फुस धमनी है,
मैंने बताया था कि एक्सेप्शन है फुफ्फुस धमनी, क्योंकि फुफ्फुस धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को क्या करती है, अशुद्ध रक्त को दाएं नीले से फेफड़े तक ले जाती है। ठीक है, तो ये अपवाद है। सीरा सेम अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय की ओर ले जाता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों से जो अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा है, अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाता है। लेकिन फुफ्फुस शिरा जो है वो अपवाद है, क्योंकि ये फेफड़े से शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में लाता है। क्लियर है पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि धमनी की दीवारें मोटी तथा लचीली होती है, वही शिरा की दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती है। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक पॉइंट हो गया, इसमें समझने वाली चीज नहीं थी कुछ। तीसरा है कि धमनी की दीवारों में कोई कपाट नहीं होता। ठीक है, मतलब धमनी की दीवार में कोई कपाट ऐसा नहीं लगा होता। कपाट मतलब समझ रहे हैं, एक संरचना, एक आप बोल सकते हैं कि सेफ्टी के लिए। ठीक है, और शिरा की दीवार में हृदय की ओर खोलने वाले कपाट लगे होते हैं, जो रक्त को केवल हृदय की ओर जाने देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं ऐसे बोल सकते हैं आप कि जो हृदय में था ना, कि छिद्र था एक आलिंद नीला छिद्र, जो कि रक्त को आलिंद से नीले में जाने देता था, लेकिन नीले से आलिंद में नहीं जाने देता था। सेम वैसा ही धमनी में ऐसा कोई दीवार नहीं होता, कोई कपाट नहीं होता जो किसी को क्लियर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाने को रोके। ठीक है, कपाट मतलब आप एक ब्रेकर जैसा समझ सकते हैं कि वो उस चीज को नहीं जाने देगा, इस चीज को इस क्रॉस नहीं करने देगा अपने से होकर। ठीक है, तो धमनी के दीवारों में ऐसा कुछ ब्रेकर नहीं होता, कपाट नहीं होता, लेकिन शिरा के दीवारों में कपाट लगे होते हैं, और ये जो कपाट है वो रक्त को केवल हृदय की ओर जाने देते हैं। ठीक है, तो अगर ये शिरा है तो रक्त को ये हृदय की ओर जाने देगा, लेकिन हृदय से वापस रक्त को शिरा में नहीं आने देगा। क्लियर है, तो ये होता है धमनी और शिरा में डिफरेंस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, मेन इसमें था कि हृदय की क्रियाविधि क्या होती है, वो आपको समझ आया होगा, और उसके बाद धमनी और शिरा में डिफरेंस समझ आया होगा। और अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आए किसी भी लाइन में, या किसी टाइप का क्वेश्चन के बोर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर कैसे करने हैं, तो या इस चैप्टर से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस नोट्स को भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि ये नोट्स आपको बताएगा कि आपको एग्जाम्स में लिखने कैसे हैं आंसर। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।